पहले पहले 12। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार एक बार मजबूती से फिर से वापसी कर रही है। 243 सीटों के रुझान में एनडीए की सुनामी महागठबंधन का क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 208 सीटों पर आगे चल रही है, वहां महागठबंधन करीब करीब 30 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगर 2020 के मुकाबलों के बात करें तो 65 सीटें ज्यादा इस वक्त फायदा यहां पर एनडीए की सरकार को होता हुआ दिख रहा है। वहीं करीब करीब 65 सीटों का ही नुकसान यहां पर महागठबंधन को हो रहा है। लेकिन अभी ये रुझान है, हालांकि स्पष्ट या साफ तौर पे ये रुझान कितने नतीजे में तब्दील होते हैं यह कहानी अभी बाकी है। जीत और हार का ऐलान होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस बिहार बैटल में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या है और साथ ही साथ इस जीत के जो मायने की अगर बात करें तो देश के दूसरे हिस्सों में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर में जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। एक और खास बात यह कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जीत के इस जश्न में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अमिताभ जी, उनका हम स्वागत करते हैं। और पहला सवाल उनसे यही कि आखिर इस प्रचंड जीत के क्या मायने हैं, क्या ऐसे बड़े फैक्टर आपको लगते हैं जिसके चलते खुद बीजेपी, खुद जेडीयू भी अचंभित है कि जबरदस्त सीटें उनकी झोली में आ गिरी? जीत है और इसके कई मायने हैं, कई स्तर पर इसकी पड़ताल होगी और इसको लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। सबसे पहला ये है कि बिहार चुनाव का जब भी विश्लेषण होता है या बिहार की राजनीति की विश्लेषण और बिहार की राजनीति पर जब भी चर्चा होती है तो हमेशा जाति के खाके में बिहार को लेकर बात की जाती है। अब तक ये कहा गया कि बिहार जाति के आधार पर वोट करता है। इस चुनाव ने उस मिथ को तोड़ दिया है। इस चुनाव ने यह बताया है कि बिहार जाति और जमात दोनों की राजनीति से ऊपर उठकर उसने वोट किया है। दूसरा, इस चुनाव में आप देखेंगे तो एक वक्त था जब बिहार में जो पिछड़े मुस्लिम तबके के लोग हैं वो नीतीश कुमार के साथ थे। बीच के समय में वो तबका उनसे छूट गया था। दोबारा आप देखेंगे तो इस चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ है फिर भी वो तबका उनके पक्ष में मतदान करता हुआ दिखा है। तीसरा, जो बिहार में महिला मतदाताओं को लेकर बात होती है तो महिला मतदाताओं में सर्वाधिक आकर्षण नीतीश कुमार का है। ये बात इस जीत से प्रमाणित होती है। इसके भीतर जो सरकार की केंद्र की योजना है और राज्य की योजना है, जिसमें खासतौर पर जो डीबीटी की योजनाएं हैं जिसमें सीधा पैसा महिलाओं के खाते में गया है, उसका एक बहुत बड़ा असर है। और 10,000 जो सबसे हालिया महिलाओं के खाते में गया उसका भी एक असर है। और उसका असर ऐसा हुआ कि जाति और जमात की राजनीति से भी वो परे हो गया। मुस्लिम तबके का भी वोट मिल रहा, मल्लाह तबके का, जो जाति के आधार पर बिहार में तो ये तो आपने जीत के कारण गिना दिए। लगे हाथ आप उस महागठबंधन के हार के कारण भी बता दीजिए कि वो 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे जमी थी वो आईना साफ करते रहे। तो दरअसल हुआ ये कि महागठबंधन के लोग न तो वो ठीक से अपने बीच समन्वय बिठा पाए, न वो सीटों के मामले में, उम्मीदवारों के मामले में समन्वय ठीक कर पाए, ना ही वो जिन मसलों पर चुनाव लड़ना था। दरअसल जब बिहार के भीतर मसला चुनाव का होना चाहिए था, रोजगार, पलायन, औद्योगिकरण, बाकी चीजें, उस समय वो वोट चोरी यात्रा निकाल रहे थे। तो जब आप मुद्दों को नहीं समझेंगे, जमीन की परख नहीं होगी, आपके बीच कोई समन्वय नहीं होगा, जब आपके बीच सिरफटौल होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इतने सारे कारण एक साथ जब आपसे मिल जाएंगे और तब आप ये अपेक्षा रखेंगे कि आप सरकार में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि बिहार में जब ये कहा गया कि 2 गुजराती क्या शिवेश प्रताप जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेश जी, आप इस जीत को किस नजरिए से देखते हैं? नीतीश जोड़ी का मैजिक, नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी का मैजिक देखेंगे, या आपको लगता है कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं उनका कोई खास असर जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होता वो दिख रहा है?
देखिए, जब हम बिहार जैसे एक ऐसे जटिल राज्य की बात करते हैं जहां पर लोगों का जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो बहुत हाई है, और अपने आप में बिहार की राजनीति को विजय करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन विषय रहा है देश में। आजादी के बाद से लेकर अगर आप आज तक का देखिए, जितनी भी राजनीतिक पुनर्जागरण या क्रांतियां हुई हैं जो है वो सब बिहार की धरती से हुई हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो प्रचंड विजय हमको दिख रही है उसके पीछे कोई एक कारण ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीफेसेटेड रीजंस बिहाइंड इट, और निसंदेह उसमें एनडीए का जितना भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस तरह से वो लोग बहुत प्रारंभ से बहुत सधी हुई तैयारी के साथ, और वह मात्र चुनावी तैयारी नहीं थी, उनकी तैयारियां लंबे समय से चलती थी और उसमें उन्होंने कई प्रकार के समीकरण साधे। अगर मैं बात करूं जिस तरह से उन्होंने स्ट्रांग लीडरशिप सेंटर से लेकर और बिहार प्रदेश तक उन्होंने जिस तरह से एक ब्रांड प्रेजेंस स्थापित किया एनडीए का, केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की जो है नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की सरकार को, तो उन्होंने उस ब्रांड को पूरी तरह से एनकैश किया सोसाइटी के अंदर, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। उन्होंने जातीय समीकरणों को बहुत बेहतर ढंग से समझा, और आज की स्थिति में जिस तरह से जातीय समीकरण कठिन है बिहार के, उसमें उसमें कहीं पर भी उन्होंने ऐसा भेद नहीं आने दिया कि उसका महागठबंधन को उसका कोई फायदा मिलता। तीसरी अगर बात करूं, देखिए वोटर टर्न अराउंड, इस बार बिहार की राजनीति ने वोटर टर्न अराउंड को धता बता दिया। जो एक पिछला ट्रेंड होता था वोटर टर्न अराउंड का कि जब ज्यादा वोट पड़ते थे तो वह सत्ताधारी पार्टी के लिए संकट का सूचक होता था, लेकिन इस बार आप देखिए कि चौथी बार उसी शासन को बनाए रखने के लिए इतना वोटर टर्न अराउंड हुआ कि बिहार ने 1951 के बाद के इतिहास को दोहरा दिया। और खासकर उसमें महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं ने वो रिकॉर्ड 72% पर पहुंचा दिया लास्ट सेशन तक जो है चुनाव की। विनोद शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। अगर विनोद जी, महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये केवल विनोद जी आपसे जो जी विनोद जी, इस विषय पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि प्रशांत किशोर फैक्टर जो लगातार सोशल मीडिया पे काफी जबरदस्त उसका असर देखने को मिल रहा था, लेकिन जमीन पे तो पूरी तरीके से गायब रहा। देखिए, पहले शुरुआती दौर में कई एक चैनलों पर हमसे इंटरव्यू लिया गया था, तो मैंने कहा था कि देखिए प्रशांत किशोर जी बिहार में राजनीति करने आए हैं और यहाँ की भूमि काफी सोच समझ के लोग मतदान करते हैं। उनको हमने शरद पवार जी का भी याद दिलाया था, महर्षि महेश जी की पार्टी का भी, मुलायम सिंह जी की और मायावती जी की पार्टी का भी उदाहरण दिया था कि आज सफल नहीं हो पाए। आप कहीं गुजरात में करते, दिल्ली में करते, पंजाब में करते तो कुछ सफल होते। बिहार की राजनीति ही अलग है और प्रशांत किशोर जी पैसे के बल पर चाह रहे थे अपनी छाप छोड़ना। ठीक है, एक पहचान बनी उनकी, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं जमानत बचा पाए होंगे एक दो जगह के अलावा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि एक दो सीटों पर जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी, और वही हुआ। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे बने प्रचारक रहे हैं, मैनेजमेंट करता रहे, लेकिन राजनीति में काफी अनुभव की जरूरत है। उनके पास जो भी टीम थी, रिटायर्ड लोगों की टीम थी जो नौकरी पेशा थे, उनको कोई अनुभव नहीं था, उसको लेके वो भीड़ लगा करके चल रहे थे, उससे उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। और निश्चित रूप से आगे भी अगर वो बिहार में राजनीति करेंगे तो यही हाल उनका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ स्पष्ट लड़ाई होती है दो ध्रुव में, भाजपा गठबंधन और राजद गठबंधन के बीच में, और जनता ने यहाँ विकास को चुना। निश्चित रूप से जो जनता का प्रचंड मुहर लगा है हम लोग के गठबंधन को, अमिताभ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास किया उन लोगों ने, हमारे काम को देखा। ठीक है, आपको क्या लगता है अमिताभ जी कि अगर आरजेडी अपनी दम पर थोड़ा और सीटों के साथ लड़ती तो क्या इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाती? ये जो कांग्रेस के साथ चलने की अभी तक जिन भी राज्यों में ये टेंडेंसी दिखी है वो कुछ खास रंग लाती हुई दिख नहीं रही है। इसमें दो मसला है। एक तो यह है कि आरजेडी ने जो गठबंधन बनाया, बड़ी पार्टी की भूमिका आरजेडी की थी, और उसमें जो उन्होंने मनमानापन दिखाया उसका भी खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। और कांग्रेस और सन ऑफ मल्ला वीआईपी जैसी पार्टी मुकेश सहनी की, उनको साथ लेने का भी खामियाजा
लिहाजा उनको उठाना पड़ा है। सहयोगियों की वजह से भी नुकसान हुआ क्योंकि आपस में संशय की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी, कौन किसको जिताना चाहता है, कौन किसको हराना चाहता है। आप बताइए, युद्ध के मैदान में मित्रवत युद्ध क्या होता है? आप 12 सीटों पर 13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए जाते हैं, कांग्रेस 3 पर अपने कैंडिडेट को वापस लेती है, आरजेडी तो विड्रॉ नहीं करती है, आरजेडी लड़ते रह जाती है। तो जब आप आपस में लड़ेंगे तो चुनाव क्या है? चुनाव जो है नैरेटिव, परसेप्शन, टाइमिंग, मोमेंटम, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है और ये चारों चीजों को आपने खुद से बिखेर दिया। जब वो सारी चीजें बिखर गई तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान आपको होगा। सबसे ज्यादा साख आपकी साख दांव पर लगी हुई थी। आप तेजस्वी प्रण लेकर आए लेकिन आपने आपस में सामंजस्य नहीं बिठाया। आप जिस तरीके की घोषणा लेकर आए, अब बताइए 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट है और 30.5 लाख करोड़ से अधिक की योजना आप बता रहे हैं कि हम इसको लागू कर देंगे। कैसे लागू करेंगे? उसको लागू करने की कोई रीति नीति आपके पास नहीं है और आपका फीडबैक सिस्टम कितना कमजोर था कि आप राघोपुर में स्ट्रगल कर रहे हैं जीत के लिए और आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को हम शपथ ले लेंगे। इसी से समझिए कि महागठबंधन के भीतर जो दल थे उनकी स्थिति क्या थी और नेतृत्व तेजस्वी यादव का था, चेहरे वो बने थे, तो सबसे ज्यादा सवाल उनके नेतृत्व पर ही है। और सबसे दुर्भाग्य की बात उनके लिए ये है कि अब वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में भी शायद नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो स्थिति उनकी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तरफ सत्ता का सपना टूट गया, दूसरी तरफ आपकी सीटें कम हो गई, तीसरी तरफ साख पर बट्टा लगा और चौथी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष का पदवी लिए आप चल रहे थे उस पर भी आफत आ गया। हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा एजेंडा रहा या जो अगर आप पैटर्न देखें, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में भी लगभग ऐसी ही योजना और अब बिहार में भी जो 10,000 रुपए महिलाओं के झोली में जो दिया गया, क्या वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो महिलाओं ने जिस बढ़ चढ़ करके यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ली है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा साबित हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, महिलाओं के खाते में चुनाव की प्रक्रिया के दरमियान ही पैसे पहुंचे हैं तो वो पैसा प्रभावी रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे तो मुफ्त की राशन योजना का भी असर इसमें आपको दिखाई देगा, वृद्धा पेंशन का भी असर आपको इससे दिखाई देगा, फिर बिजली जो 125 यूनिट फ्री करने की बात कही गई उसका भी इसमें असर दिखाई देगा। और महिलाओं की भूमिका तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन बिहार के पुरुषों ने भी जाति के दायरे को तोड़कर वोटिंग की है एनडीए के पक्ष में। और एक बात और आपको बता रहा हूं, आप देखिए, एक तरफ विकास की बात हो रही थी, दूसरी तरफ आरजेडी के नेता क्या और लोगों को शामिल कर उन तक आवाज बिहार को 90 के दशक में ले जा रहे थे तो उसको भी नकार दिया है बिहार ने। जी, लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल जो हर बार हर चुनाव में ये पूछा जाता है कि यहां से राहुल गांधी का भविष्य क्या? जब वो राज्य की राजनीति में आते हैं, गठजोड़ करते हैं, तब एक चुनौती साबित होते हैं। केंद्र की राजनीति में भी उनका कोई करिश्मा या इस तरीके का जादू चलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में शिवेश प्रताप जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पे क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ कांग्रेस के भी राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के साथ आकर और जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे महागठबंधन का फेलियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमें समझने की जरूरत है कि आप जब पीएम पोजीशन के लिए प्रमोट किए जाते हैं और बिहार के अंदर आप ये मैनिफेस्टो बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं कि हर आदमी को, हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप सोचिए कि 2.5 करोड़ परिवार वाले बिहार के अंदर आप कैसे 2.5 करोड़ नौकरियां दे पाएंगे? तो ये जो चीजें होती हैं, कई बार जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो समाज का रिफ्लेक्शन हमें मिलता है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं या नहीं है। नौकरियों की घोषणा भाजपा ने भी की, लेकिन उसने कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ना कि 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां। तो ये जो विषय होते हैं वो समाज भी खुद एनालाइज करता है कि कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो विदेश की यात्राएं हैं, बिहार के लोगों से जो उनका जुड़ाव है, और न केवल उनका, एक संगठन के स्तर पर साफ तौर पे डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है जनता के बीच में। और महागठबंधन कह लें या राहुल गांधी जिनके साथ भी हाथ मिलाते हैं, तो एक साफ तौर पे डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है क्योंकि जनता बहुत ज्यादा एतबार करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी में खासकर सभी वरिष्ठ नेताओं में एक जोश दिख रहा है, बयानों से भी साफ झलक रहा है।
बिहार तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी बीजेपी नेताओं में एक जोश भर दिया है। मुंबई में पार्टी ऑफिस में जोरदार जश्न देखने को मिला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं सबसे पहले बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार एनडीए गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो हमारी जीत हुई है, ये बिहार की जनता का मोदी जी पर विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है और विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस सारे कैंपेन को शेप दिया, ये उसका विजय है। मैं विशेष रूप से बिहार में जब गया था तब भी मैंने कहा था कि बिहार के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में बिहार है, इसलिए बिहार में एक अच्छा विजय हमको मिलेगा और उसी प्रकार का एक लैंडस्लाइड जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का विजय हमको मिला है। बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। अमिताभ जी क्या लगता है, चिराग पासवान का मुस्कुराता चेहरा, कॉन्फिडेंस, क्या राज्य की राजनीति में खासकर सरकार में इनकी भूमिका बढ़ेगी? कुछ अहम पद मिल सकता है? निश्चित तौर पर मिल सकता है और दूसरी बड़ी बात है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने वो कर दिखाया है जो कभी किसी जमाने में रामविलास पासवान का सपना था और वो करते करते रह गए थे। 2010 के बाद की तस्वीर देखिए तो इनके नेतृत्व में ये सबसे बड़ी अब तक की इनकी जीत है, तो जाहिर तौर पर मुस्कुराहट बढ़ेगी और केंद्र की सत्ता में इनकी भागीदारी और मजबूत होगी, वो भी यहाँ से निकलता है। एक बात और समीर जी मैं जोड़ना चाह रहा था, राहुल गांधी को लेकर आपने अभी जिक्र किया था। राहुल गांधी के मामले में मेरा ये मानना है वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर गए थे, वोट चोरी का एजेंडा चला रहे थे। तो अभी क्या है कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अरमानों पर बिहार की जनता ने डाका डाल दिया है, तो अब राहुल गांधी बिहार डाका यात्रा निकाल सकते हैं। अभी तक वो केवल बीजेपी के विरुद्ध निकाल रहे थे, बिहार की जनता के विरुद्ध वो डाका यात्रा निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सीजनल नहीं हो सकता है कि जब भी कोई घटना होगी तो आप विदेश घूम लेंगे, फिर जब इच्छा होगी तो आके डाका यात्रा निकालेंगे, नहीं, इसको कंटिन्यूअस निकालना पड़ेगा। और दूसरा कि बिहार में बीजेपी जो कांग्रेस के मजबूत कंधे थे, जो हो सकते थे और भी मजबूत बेहतर बन सकते थे, उनको जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके नेतृत्व ने निपटा दिया। पप्पू यादव की क्या स्थिति हुई हम सबने देखा है, कन्हैया कुमार की क्या स्थिति हुई हमने देखा है, राजेश राम इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, किस तरीके से हाशिए पर रखा उनको लेकिन देखा है। ठीक है, तो राहुल गांधी के भविष्य से आगे बढ़ते हुए थोड़ा नीतीश कुमार जी के भविष्य पे भी चर्चा कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी, सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई और भी ले सकता है? जी, हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे नेतृत्व करता वही है, अमित शाह जी ने भी कहा है, और वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन रहेंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि 5 साल बिहार उनकी ही नेतृत्व में बढ़े, बिहार और खुशहाल हो और प्रगतिमय हो। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और मोदी जी के विश्वास कामों को देख करके जनता ने इतनी बड़ी प्रचंड जीत दी है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है गठबंधन सरकार उस विश्वास को बनाए रखेगी और निश्चित रूप से बिहार और ज्यादा प्रगति करेगा और यहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है कि कब तक वो चाहेंगे, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, उनका नेतृत्व था और आगे भी रहेगा। शिवेश जी, एक राय आपसे भी ले लेता हूं। अभी आपने देवेंद्र फडणवीस जी को सुना कि बिहार झांकी है, मुंबई बाकी है। बाकियों के अगर आप फहरिस्त देखें तो गुजरात में चुनाव होंगे अभी 2027 में, और भी राज्यों में चुनाव होने हैं, बाय इलेक्शंस भी हैं। बिहार जीत का असर क्या बाकी राज्यों में भी आपको होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, ऐसा होता है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और
उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये दो ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनका असर केंद्र के चुनाव पर भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आप पूरे देश के एक वोटर साइकी की बात आप करें तो उसमें कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व करता हुआ दिखता है। और खासकर जब बीजेपी की बात होती है तो उसमें निस्संदेह यूपी और बिहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण से बिहार के अंदर जो ये प्रचंड जनादेश मिला है वो माने भारत के अंदर बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता, एनडीए के हर एक कार्यकर्ता के लिए जोश भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में अभी मगध तो आगे अवध का भी रास्ता इसी बिहार की प्रेरणा से प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। शिवेश जी, अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो मॉडल है ना, जिस मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके केंद्र में महिलाएं हैं, और मैंने जैसा पहले पूछा कि मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में, बिहार में, ठीक इसी तरीके के मॉडल को रेप्लिकेट किया जाएगा अन्य जगहों पर? क्या ये एक जीत का फॉर्मूला बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और ये बहुत बढ़िया सवाल है। और खासकर बीजेपी के सुशासन को समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि बीजेपी का जो सक्सेसफुल मॉडल है वो आप देखिए, वो एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनाते हैं वेलफेयर और डेवलपमेंट का। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बॉटम लेवल पर जो समाज होता है, गांव का जो समाज होता है, उसको एड्रेस नहीं कर पाता है। तो भाजपा और खासकर केंद्र जो सरकार है और बिहार की जो सरकार है, उन दोनों ने मिलकर जो एक वेलफेयर प्लस डेवलपमेंट का मॉडल बनाया, उसी की सफलता की कहानी आज दिखाई दे रही है। और उस वेलफेयर मॉडल में उन्होंने एड्रेस किया महिलाओं को। महिलाएं जब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि पूरी डेमोग्राफी का 50%, अप्रॉक्स 50% को एड्रेस करना। और जब आप महिलाओं को एड्रेस करते हैं तो महिलाओं पर डिपेंडेंट जो बच्चे होते हैं, जो परिवार होता है, कहीं ना कहीं वो रसोई के माध्यम से इन्फ्लुएंस होता है। तो इस चीज को एनडीए ने, भाजपा ने इस चीज को समझा है और इसीलिए जितनी भी वेलफेयर योजनाएं हैं, अगर आप देखिए, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो ज्यादा प्रभावी रूप से उसका लाभ पा रही हैं। और यही कारण है कि बिहार जैसे प्रदेश में भी महिलाओं का टर्न अराउंड, जो वोटर टर्न अराउंड है, वह पुरुषों से भी आगे निकल गया। तो ये चीज बहुत सही है, बहुत तकनीकी रूप से भाजपा ने इस चीज को समझा है। महिलाओं की भागीदारी ने एक गेम चेंजर का काम किया है एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत के लिए। लेकिन बिहार चुनाव और नतीजों ने बहुत कुछ संकेत दिए हैं, कई सवालों के जवाब भी दिए हैं, खासकर महागठबंधन को सोचने पे ज़रूर मजबूर किया है कि जिस तरीके की राजनीति वो करना चाहते हैं उससे वो आखिर कितना लंबी दूरी का सफ़र तय कर पाएंगे। फिलहाल हम अभी अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद देना चाहेंगे, विनोद जी आपका, साथ ही साथ अमिताभ जी और शिवेश जी, कि इस बड़ी ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन का यूं सिमटने पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ अगली खबर की ओर। निवेश के नए मौके बनाने और ग्रोथ इंजन को सपोर्ट देने के लिए आंध्र प्रदेश में CII पार्टनरशिप समिट का आगाज हो चुका है। विशाखापत्तनम में आयोजित ये समिट 15 नवंबर तक चलेगा। राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया है। समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही साथ एविएशन मंत्री राममोहन नायडू समेत करण अदानी, संजीव बजाज जैसे बिजनेस वर्ल्ड के बड़े दिग्गजों ने इस मौके पर अपने विजन को पेश किया। समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सूचना तकनीक समेत कई अहम सेक्टर्स पर चर्चा जारी है। रूस, जापान, UAE, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों के साथ औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने पर भी लगातार बात चल रही है। और अब बात समर्थ बाय हुंडई और टाइम्स नेटवर्क की जोड़ी की। समर्थ बाय हुंडई और टाइम्स नेटवर्क की ओर से दिव्यांगजनों के लिए एक एक्सेसिबल और बैरियर फ्री भारत बनाने की दिशा में तेजी से लगातार काम या कोशिश की जा रही है। इसी संकल्प के साथ 17 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में समर्थ इंडिया कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन, इसके पहले संस्करण को आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स और चेंज मेकर्स को एक साथ एक मंच पर लाएगा, जहां दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को आगे बढ़ाना यह खास मकसद रहने वाला है।
इस पहले संस्करण के एक्सपो में देश भर से 25 से ज्यादा स्टार्टअप्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नई और आधुनिक असिस्टिव टेक्नोलॉजीज प्रदर्शित करेंगी, जो दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में साफ तौर पर मदद करेंगी। 17 नवंबर को भारत मंडपम में समर्थ इंडिया कॉन्क्लेव एंड एक्सपो के पहले संस्करण में देखिए कि कैसे इनोवेशन और इंक्लूजन को मिला करके एक नए सशक्त भारत की दिशा और दशा तय करने की रूपरेखा विकसित की जा रही है। बिहार चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों से लेकर के देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।